प्रिय छात्रों, आज हम देखते हैं कि वापसी खरीद की निषेध की क्या क्या परिस्थितियां हैं। इसमें पहला है कि एक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद नहीं करेगी। इसमें है कि किसी सहायक कंपनी, जिसमें अपने स्वयं की सहायक कंपनियां भी शामिल होंगी, के माध्यम से, अथवा किसी विनियोग कंपनी या विनियोग कंपनी के समूह के माध्यम से, अथवा यदि कंपनी का किसी निक्षेप या अथवा उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में, ऋण पत्रों या अधिमान अंशों के शोधन में, या किसी अंशधारी को लाभांश के भुगतान में, या किसी बैंक या वित्तीय संस्था को देय सावधि ऋणों या उस पर देय ब्याज के भुगतान में दोष जारी है, तो इस स्थिति में कंपनी वापसी खरीद नहीं कर सकती। परंतु यदि कंपनी ने दोष को सुधार लिया है, तो दोष को समाप्त हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं, तो वापसी खरीद का निषेध नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी कंपनी ने कंपनी अधिनियम की 92, 123, 127 तथा 129 धाराओं का पालन नहीं किया है, तो वह अपने अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वापसी खरीद नहीं करेगी। तो ये इन परिस्थितियों में वापसी खरीद की निषेध की परिस्थितियां हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिभूतियों की वापसी खरीद या पुनर्खरीद का किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है। तो अंशों की वापसी खरीद का लेखांकन करने के नियम हैं या किस प्रकार से किया जाएगा। उसमें पहला है कि जिन अंशों को वापसी खरीद की जा रही है वे पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, और यदि अंश पूर्ण प्रदत्त नहीं है तो अंतिम मांग दे करके उन्हें पूर्ण प्रदत्त बनाया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और 80 रुपये मांगे गए हैं, तो 20 रुपये की फाइनल कॉल करके पूर्ण प्रदत्त बनाया जाएगा। दूसरा है कि यदि कंपनी अंशों की वापसी खरीद के उद्देश्य से नए अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है, तो निर्गमन संबंधी समस्त प्रविष्टियां की जाएंगी। और तीसरा है कि यदि अंशों की वापसी खरीद मुक्त संचयों से की जाती है, तो ऐसे अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते में स्थानांतरित की जाएगी, और उसके संबंध में जो प्रविष्टि होगी उसमें होगी कि फॉर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो ये जो इसके बराबर की राशि किस में ट्रांसफ़र करनी है, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो ये एंट्री करनी है। इसके अलावा स्वयं के अंश क्रय करने पर क्या एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि शेयर पहले जब हम इशू करते हैं तब तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन स्वयं के अंश क्रय करने हैं तो एक तरह से निरस्त करने हैं, तो उतने के बराबर शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, यदि कोई एक्सेस मनी दी है तो उसको प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाएगा। टू बैंक अकाउंट, पे करने के लिए जितना पेमेंट हुआ है टू बैंक अकाउंट, और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये किस अमाउंट से होगा, एक्सेस इफ एनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज ओवर पेमेंट मेड बीइंग कैपिटल प्रॉफिट है। अगर इसको ज़्यादा मिलता है तो ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से इसकी हम एंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि वापसी खरीद पर प्रीमियम को अपलिखित करने पर, प्रीमियम अपलिखित करने पर इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में से किया जाएगा या फ्री रिजर्व में से किया जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो ये इस प्रकार से ये हमें एंट्री करनी है। पहली एंट्री हमने किसकी देखी कि जब इसके जो नियम है उसमें सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है। कि यदि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि अंश पूर्ण प्रदत्त है या नहीं। अगर पूर्ण प्रदत्त नहीं है तो उनको फुली पूर्ण प्रदत्त बनाना है, उसके लिए हम एक अंतिम कॉल करेंगे, फाइनल कॉल। और दूसरा है कि यदि कंपनी अपने अंशों की वापसी खरीद के उद्देश्य नए अंशों का निर्गमन करती है, तो उसके संदर्भ में जो नए अंशों के निर्गमन करने पर जो एंट्रीज होती हैं वो आपको करनी होगी। और तीसरा है कि यदि अंशों की वापसी खरीद फ्री रिजर्व में से की जाती है,
तो ऐसे अंशों के अंकित मूल्य के बराबर की राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होगी। तो उसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई कि सारे फ्री रिजर्व, जिस भी फ्री रिजर्व में से करना है उसको डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ये अमाउंट क्या होगा, जितने का हमें वापसी खरीद करनी है उसके बराबर, अंकित मूल्य के बराबर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब हम क्रय करेंगे, ये तो हमने ट्रांसफ़र किया, अब हमें क्रय भी करना है, तो क्रय करेंगे। तो क्रय करने पर सिंपल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बराबर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। लेकिन यदि तो एक्सेस पेमेंट किया गया है तो वो होगी प्रीमियम अकाउंट ऑन बायबैक को डेबिट कर देंगे, और यदि इसके अपोजिट है तो टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे। तो ये हमारी स्वयं के अंश क्रय करने पर एंट्री है। और लास्ट में कि जो हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से ये प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अमाउंट बायबैक अकाउंट। तो ये एंट्रीज हमें अच्छी तरह से समझनी है, ये आप करेंगे। अब इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि कनोडिया लिमिटेड ने 31 मार्च 2017 को निम्नलिखित चिट्ठा प्रस्तुत किया 2019 को। तो इसमें हमें दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, और इसमें शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल दी हुई है 75 लाख की और 75 लाख की तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 50 लाख की इक्विटी शेयर है। इसके अलावा हमें इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दी हुई है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 75,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप, और इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं और करंट एसेट्स दी हुई है। तो ये अब हमें नीचे सूचना दी हुई है कि कंपनी ने स्वयं के 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंश 25 रुपये प्रति अंश पर मुक्त संचयों में से खरीदे। कंपनी ने उस स्थिति को पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया, उपयुक्त के लिए बैंक खाते से भुगतान किए गए जो कि चालू संपत्तियों का भाग है। आपको उपयुक्त लेन देनों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ देनी है तथा चिट्ठी में भी दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा कि कितना, क्या लिखा है कि 1 लाख इक्विटी अंश 25 रुपये प्रति अंश पर मुक्त संचय से खरीदने का निर्णय लिया है। तो देखिए, एक शेयर था 10 रुपये वाला, यानी कि 15 रुपये प्रीमियम का पेमेंट करना है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगी 10 लाख से, जो हम 15 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं वो प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू कितना पेमेंट करना है, 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर से 25 रुपये के हिसाब से 25 लाख, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 25 लाख। तो पहली एंट्री अच्छी तरह से समझ लेनी है कि हमें कुल शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख, जिसको कि हमें पुनर्खरीद करनी है। तो 10 लाख से तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और 15 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम, तो वो कंपनी की हानि है, इससे इसको डेबिट कर दिया। और लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को 25 लाख पेमेंट करना है तो 25 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। इसके बाद इनको क्या करना है कि अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये कितना है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। इसके अलावा क्या बताया गया है कि पूर्वाधिकार अंशों का भी शोधन कर दिया है, उस स्थिति को पूर्वाधिकार अंशों का भी शोधन करना है। पूर्वाधिकार अंश कितने हैं, देखिए 75 लाख रुपए के हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे 75 लाख रुपए, क्योंकि इनका भी शोधन करना है। इसके बाद अब हम को कितना अमाउंट अंकित मूल्य के बराबर राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, किस किस की, एक तो हमें 10 लाख रुपए का की पुनर्खरीद करनी है, दूसरा 75 लाख रुपए का हमें रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो कि हम किस में से करेंगे, फ्री रिजर्व में से कर रहे हैं। तो इन रिजर्व्स के में से करेंगे तो इसके बराबर की राशि कुल कितना हो गया, 75 लाख, 10 लाख और 75 लाख 85 लाख हो गया। तो ये रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये देखिए हमारे पास कितना रेवेन्यू रिजर्व है हमारे पास पर्याप्त, तो 85 लाख इसमें से कर लिया। इसके बाद
जो हमारा 15 लाख रुपए हमने प्रीमियम दिया है फर्स्ट एंट्री में, देखिए तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, किस में से, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट में से ही। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, तो ये 15 लाख रुपए है। और इसके बाद लास्ट में इनको पेमेंट कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को 25 लाख करना है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 75 लाख रुपए करना है, तो टू बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार से ये एंट्री होगी। तो ये अगर हम एक ध्यान रख के एंट्री करेंगे तो इसको बिल्कुल सिंपल एंट्रीज़ हैं। अब ये देखिए कि ऑथराइज कैपिटल हमारी उसी प्रकार से, तो ऑथराइज तो वही रहेगी, लेकिन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में देखिए प्रेफरेंस शेयर्स तो हमने रिडेम्पशन कर दिए। अब ये 4 लाख के इक्विटी शेयर्स कैसे आए हैं, हमारे पास पहले इक्विटी शेयर्स थे 5 लाख, जिसमें से हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स की पुनर्खरीद कर ली है। तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दीजिए, 4 लाख इक्विटी शेयर्स बचे हैं। इसके अलावा हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है 85 लाख, हमने एंट्री में देखा था ऊपर, यहाँ पे ये देखिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में 85 लाख किए हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट में हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में 85 लाख दिखा दिए हैं। अब कैपिटल रिजर्व में ऑलरेडी दिखा रखे थे कितने, कैपिटल रिजर्व में दिखा रखे हैं 50 लाख, उसको हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो ये 50 लाख। अब इसके बाद रेवेन्यू रिजर्व में से 2 करोड़ 50 लाख थे, जिसमें से हमने यूज़ कर लिए हैं, एक तो 85 लाख और एक 15 लाख, यानी 1 करोड़ का यूज़ कर लिए हैं। तो 1 करोड़ 50 लाख हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ में वो उसी प्रकार से दिखाई जाएंगी, और बाकी की करंट लायबिलिटीज़ हमारी देखिए 1 करोड़ 40 लाख थे, वही दिखा दिया है। अब यहाँ फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट्स भी उसी प्रकार से दिखा ली जाएगी। करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ 20 लाख दिखा दी जाएंगे। अब यहाँ पे करंट एसेट्स में क्योंकि पेमेंट हुआ है कितने का, टू बैंक का 1 करोड़ का, तो यहाँ पे 195, यहाँ पे 295 थे, इसमें से 1 माइनस कर दिए तो 195। इस प्रकार से ये हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।